हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी शिप्रा। आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी 19 ऑफ सितंबर को, बट वो रिवाइज्ड हो चुका है, उस पे भी वीडियो बना दी। बट बात आती है, बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने अप्रोच करने की मुझे कोशिश की, बहुत सारे F1 स्टूडेंट ने भी मुझे अप्रोच करने की कोशिश की और पूछा कि मैम, हम ऑलरेडी यहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर हमारा बेटा या फिर हमारी बेटी मास्टर्स या फिर कोई डिग्री अमेरिका से ऑलरेडी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या उनको भी H1 जब वो लोग इनिशिएट अपना करेंगे तो उन्हें क्या $100K पे करना पड़ेगा? मींस जो कंपनी है उनको स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप के टाइम पे 100K पे करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये सारे आंसर्स दूंगी, प्लस आप लोगों को ये तक भी बताऊंगी कि अब कौन कौन से ऐसे वीजा हैं जिनके थ्रू आप इजिली अमेरिका में आ सकते हैं बिना $100K स्पॉन्सरशिप के। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो सभी लोग, ताकि आप लोगों को मेरे जितनी भी व्लॉग्स अपडेट आते हैं वो आप लोग तक पहुंच पाए। आप सभी लोगों को पता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, डेली व्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोग अप टू डेट रहें। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा होप आपने, और अंत तक वीडियो को भी देखना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग F1 वीजा पे यहाँ पे हैं, राइट, अगर आपका कोई बच्चा या फिर आपका कोई जानने वाला F1 वीजा पे ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, और इन फ्यूचर आपको पता है F1 वीजा जैसे ही कंप्लीट होता है तो OPT का आपको एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें 24 से 36 मंथ तक का आपको ड्यूरेशन मिलता है कि आप अमेरिका में रह के कोई ऐसी कंपनी आप ढूंढ सकते हैं जो आपको H1B स्पॉन्सर करे, राइट। और इस बीच में आप लोग वर्क भी करते रहते हैं, चाहे वो छोटी जॉब हो, बट कोशिश करते हैं 24 से 36 मंथ्स में आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप H1B वीजा में मिल जाए। अब उस केस में अगर आप H1B के लिए पिटीशन फाइल करवाते हैं तो आपको $100K पे नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, उसका रीजन ये है कि अमेरिका में $100K H1B फाइलिंग जो फ्रेश फ्रेश एम्प्लॉयज हैं जो अमेरिका में एंटर करेंगे, फ्रेश मींस आप लोग ऑलरेडी यहां से स्टडी कर रहे हैं तो आप री एंटर नहीं होंगे, राइट। तो आप अमेरिका में ही रहेंगे, इंडिया से आप नहीं आए होंगे, मींस फ्रेश केस आप नहीं होंगे, आपको री एंटर नहीं करना है। आपको F1B वीजा ले लिया आपने और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, H1B इनिशिएट करते हैं, तो उस केस में आपका $100K नहीं लगेगा। सिर्फ ये एक फ्रेश वीजा वालों के लिए है, तो आप लोगों के लिए नहीं है। तो जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मानसिक तनाव में हैं या डर में हैं, उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि आप लोग डरिए मत। अगर आपका बच्चा 24 टू 36 मंथ्स के अंदर अंदर जॉब ले लेता है, H1B पिटीशन फाइल करवा के किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके, तो वो कंपनी को भी आपके बच्चे के लिए या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए $100K पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि अभी भी F1 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ नहीं है। उसका रीजन क्या है कि अब H1B जो है वो वेजेस सिस्टम के थ्रू देखा जाएगा, तो हाई स्किल्ड लेबर्स जो हैं उनको ही H1B वीजा के लिए लॉटरी में उनका नाम आएगा। तो उस केस में आपके बच्चे बहुत ज्यादा मोस्ट टैलेंटेड होने चाहिए। फ्रेशर लेवल पे उतना वेजेस तो कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती, ये सभी लोगों को पता है। तो वो हाई वेजेस पे कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे H1B वीजा पे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो आप लोग इस चीज के लिए पहले से ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर 150K से कम सैलरी आपकी है तो ऑब्वियसली सी बात है आपका H1B फाइलिंग में पिटीशन के टाइम के बाद, मींस H1B फाइलिंग जब आप कैप लगवाएंगे अपना, मींस इनिशियल स्टेज जो होती है, उस केस में आपका पिक नहीं होगा क्योंकि आपका वेजेस कम है। तो अब H1B जो वीजा है वो हाई स्किल्ड लेबर्स के लिए है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अगर अमेरिका आना है तो ये $100K से कैसे बचें, मींस किस तरीके से आप अमेरिका में एंटर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, जितने भी छोटे एम्प्लॉयर्स हैं, अब वो लोग शायद ही H1B वीजा पे मतलब पिटीशन फाइल करेंगे, मींस जो फ्रेश लोग हैं उनको हायर करेंगे। रीजन ये है क्योंकि वो $100K पे नहीं कर पाएंगे। तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल हो गई, मेटा हो गई, ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज जरूर ला सकती हैं उन लोगों को जो लोग हाईली स्किल्ड हैं और फ्रेशर मींस फ्रेश आ रहे हैं इंडिया से अमेरिका, तो उनके लिए 100K ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे कर सकती हैं। लेकिन बात यह है कि हर साल 85,000 लोग आते थे अमेरिका में H1B और F1 स्टूडेंट्स के थ्रू, मीन 65 और 20,000 का रेशियो होता था। 65,000 H1B कैप के थ्रू और 20,000 F1B स्टूडेंट के थ्रू, F1 वीजा स्टूडेंट के थ्रू। तो अब 30% चांसेस आप लोगों को पता था जिसमें सिर्फ भारतीय के लोगों को मिलता था, अब वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें भी एक उन्होंने लेवल डिफाइन कर दिया है। बात आती है कि आप लोग कैसे आ सकते हो। O1 वीजा के थ्रू आप इजिली आ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने सॉरी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि O1 वीजा क्या है मैम, क्या हम आ सकते हैं। टॉप स्किल बेस्ड जो लोग हैं, जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन जिन्होंने किया हुआ है, किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे उनके पास एक्सपीरियंस है जिनका कोई अमेरिका में माथ मींस एक्सपीरियंस उनके पास ना हो, अमेरिका में किसी भी बंदे के पास उस लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका 2,000 से 5,000 के डॉलर के बीच में फीस आएगी और आप इजिली यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं O1 वीजा के थ्रू। सेकंड वीजा आपका है कि अगर आपको अमेरिका आना है तो L1B वीजा जो है इंट्रा ट्रांसफर जो कंपनी करती है, जैसे कि अगर आप किसी ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का क्लाइंट यहाँ पे काम कर रहा है और क्लाइंट को ऑन साइट जरूरत है एम्प्लॉय की, तो उस केस में कंपनी आपको इंट्रा ट्रांसफर देके अमेरिका क्लाइंट लोकेशन पे ऑन साइट भेजती है, जिसमें L1B आपको वीजा मिलता है और इसमें भी आपको $100K देने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस जो है F1 के थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं क्योंकि F1 स्टूडेंट है और प्लस आपके पास अगर ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है इंडिया से। बहुत सारे ऐसे लोग मास्टर्स अमेरिका आके करते हैं जिनके पास ऑलरेडी टॉप टैलेंटेड एक्सपीरियंस है, फिर भी वो मास्टर्स करते हैं, तो F1 वीजा के थ्रू आके वो एक अच्छी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। मींस कंपनी उनको अच्छा वेजेस प्रोवाइड करा सकती है क्योंकि पीछे का एक्सपीरियंस भी किसी टेक्नोलॉजी पे था। तो स्टेम के जो लोग हैं और F1 स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी तीसरा रोल है कि वो लोग अमेरिका में इस वे पे आ सकते हैं क्योंकि H1B वीजा उनको मिलेगा और पिटीशन के टाइम पे $100K उनको पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है EB2। EB2 सेल्फ स्पॉन्सरशिप है, नो स्पॉन्सरशिप मींस कोई भी कंपनी की स्पॉन्सरशिप आपको नहीं चाहिए और इंडियंस के लिए EB2 बेस्ट है। प्लस आपको 10 इयर्स से भी ज्यादा EB2 के लिए आपको मौका मिलेगा अमेरिका में काम करने के लिए, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके साथ साथ एक E2 ऑप्शन है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर $100K से ज्यादा आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस है मींस $100K से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी है, तो उस केस में आप अमेरिका आ सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। लास्ट ऑप्शन बहुत बेस्ट है, अगर H1B वीजा पे कोई भी यहाँ पे काम कर रहा है और उनका I-140 लग गया है, तो उनका स्पाउस मींस वाइफ या फिर हस्बैंड मींस उनका जो पार्टनर होगा वो H4 EAD पे अमेरिका में विदाउट $100K मींस पे किए हुए ही वो अमेरिका में जॉब कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अमेरिका में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि अमेरिका में तरीके हैं आने के लिए अगर आपको $100K नहीं देना। लेकिन बात ऐसी है कि अमेरिका में जो हमारे इंडियंस है ना, उन्होंने ऐसा हुआ क्यों आपको पता है? ऐसा हुआ इसलिए कि हमारे इंडियंस ने एक क्राइटेरिया, एक लेवल फिक्स कर दिया है।
अमेरिका में 8 to 5 यहाँ पे जॉब का एक टाइमिंग है। अमेरिकन 8 से 5 बैठते हैं, 5 के बाद वो लोग मीन्स 5 o'clock के बाद यहाँ पे अमेरिका में वर्किंग कल्चर नहीं है। बट इंडियंस को प्रेशर लेने की आदत है, इंडियंस को ओवर टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की आदत है। और यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा सोचा था उन्होंने उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम देने की कोशिश की, और इस वजह से जितनी भी कंपनीज हैं इंडियंस को और H1B होल्डर्स को ज्यादातर हायर करने लगी। और इसके बेस पे क्या हुआ कि जो अमेरिकन हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, मींस क्योंकि जो उनका वर्क कल्चर है, एनवायरमेंट है। आपको एक बात और बता दूं कि जिस कम्युनिटी में भी इंडियंस रहते हैं वहां का रेंट हो गया चाहे ग्रोसरी हो गया, वो इतना हाई स्केल पे होता है। उसका रीजन यही है क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अच्छा पैसा ले रहे हैं। कैलिफोर्निया में अगर आप जाओगे ना तो इंडियन कम्युनिटी में आपको वहां पे इंडियंस रेंट जो है या फिर इंडिया के जो ग्रोसरी हैं वो बहुत ज्यादा महंगा दिखेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडियंस जो हैं यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड, टॉप टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देके यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। साथ के साथ जब ट्रंप ने ये डिसीजन लिया कि H1B होल्डर्स को $100 देने पड़ेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे 70% से भी ज्यादा इंडियंस H1B होल्डर लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस बेस पे वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बैठ जाती, इसलिए ये डिसीजन रिवाइज किया गया। आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन लेने से पहले क्या कंपनीज से डिस्कस नहीं किया गया होगा? कंपनीज से बिल्कुल, कंपनीज को हिंट दी गई होगी, लेकिन हिंट देने के बाद जब ये पता चला कि कंपनी में इतने मींस एक कंपनी है जिसमें कम से कम 40 to 45% लोग सिर्फ H1B होल्डर्स जो हैं यहाँ पे, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा $100 प्रोवाइड कराना। छोटे छोटे एम्प्लॉयर्स तो एक तरीके से खत्म ही हो जाते क्योंकि वो तो पे कर ही नहीं सकते। तो इस वक्त फिलहाल जो डर का माहौल था वो सिर्फ उन लोगों के लिए बना हुआ था जो अब नहीं है, क्योंकि जो लोग H1B वीजा पे काम कर रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा डर था कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। बट अब फिलहाल सारी चीजें थमी हुई हैं, न्यू रूल ऑलरेडी आ चुका है और हो सकता है कि आगे चैलेंजेस आए। अगर ट्रंप ये एक हिंट दे रहा है, स्लो पॉइजन की तरह चीजों को फैला रहा है, अभी उन्होंने जस्ट इनिशिएट लिया है चीजों को करने का। हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो हमारे H1B वीजा होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज, कुछ तो वो फीस लगाएंगे। बट अभी फिलहाल जो है कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या जो मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल होती है। अगर होती है तो प्लीज कमेंट करना, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको डेली व्लॉग मिलेगा, जो भी नई नई इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलेंगे। बाय।